नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस में, जहां मैं मनीष कुमार मिश्रा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यहां हम लोग बातें करते हैं ढेर सारे झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के बारे में, जिससे हमें ये मदद मिलती है कि हमारा परीक्षा फल कैसे बेहतर हो। और हम आपके लिए रोज़ हर वीडियो में लेकर आते हैं एक सवालों का समूह, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे सवाल आपके परीक्षाओं की में आपका सामना होने वाला है, कैसे सवालों से मुलाकात होने वाली है और कैसे हम उसके सही उत्तर को चुन सकते हैं, छांट सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आइए चलते हैं। मैं उन्हीं सवालों में से 20 सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के सवाल उसमें पूछे जा सकते हैं और कैसे हम उसके उत्तर को सही भली भांति पहचान सकते हैं। तो आइए चले सवालों की ओर, जिसमें हमारा पहला सवाल आता है कि निम्नांकित में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। यहाँ ध्यान देने की बात है दोस्तों कि कर्म तत्पुरुष समास, यहाँ तत्पुरुष समास के बारे में हमने जाना है, लेकिन कर्म तत्पुरुष, भाव तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, ये अभी हमें जानने की जरूरत है। यानी वाक्य को शब्द को देखकर हमें ये सोचना है कि उसमें प्रधानता किसकी है, कर्म की, भाव की या कर्ता की। तो जैसे गृहग्राम, गृहागत, गृह प्रवेश, गृह स्वामी। अब इसमें हमें ये ढूंढना है कि कर्म की प्रधानता किस में है। तो गृहग्राम का अर्थ होता है घर और गांव, यानी इसमें कर्म की प्रधानता नहीं दिखती। गृहागत, इसमें घर प्लस आगत, यानी घर में आने वाला, यानी यहाँ आने की क्रिया कहाँ हो रही है, किसके जरिए, तो घर के जरिए, यानी कि इसमें कर्म घर बनता है। गृह प्रवेश, इसमें है कि गृह का प्रवेश होना। और इसमें है गृह स्वामी, यानी घर का स्वामी। तो यहाँ ये कर्तृवाच्य में आता है, घर में प्रवेश किया जाता है, ये अधिकरण का तत्पुरुष में आएगा। लेकिन गृहागत यानी यहाँ है कि घर को आना। हम कहीं जाते हैं तो वापस कहाँ लौटते हैं, तो हम लोग घर को लौटते हैं। लोगों शुद्ध वाक्य में अगर कहा जाए तो हम लोग घर नहीं जाते, घर को जाते हैं, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष में माना जाता है। और इसलिए सही उत्तर हमारा होगा गृहागत। ये जो कर्म तत्पुरुष पूछ रहा है कि निम्नांकित में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है, तो उसका सही जवाब होगा गृहागत। इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा नंबर 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब हमारा मुहावरा है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। ये क्या बताता है, आखिर उड़ती चिड़िया के पंख गिनना क्यों कहा जाता है, कैसे उड़ती चिड़िया के पंख गिने जाते हैं, इसकी भावना क्या है, क्या भाव है। तो इसका भाव होता है अनुभवी होना, यानी इतना ज़्यादा अनुभव हमें है कि हम उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकते हैं कि उसके कितने पंख हैं। तो ये हुआ अनुभवी होना, कुछ ज़्यादा ही अनुभवी हो जाना ही ये कहलाती है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा नंबर 1। अगला सवाल है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ध्यान देंगे कि यहाँ हमें द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, उसको छांटना है। यानी द्विगु समास का पहचान है कि उसका पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होने के साथ साथ एक और बात आती है कि अगर उसमें तत्पुरुष समास, चूँकि द्वंद्व समास से प्रभावकारी होता है, तो अगर उसका निर्देशित यानी इंडिकेशन अगर तत्पुरुष समास की ओर जाता है तो उसे तत्पुरुष समास में ही रखा जाता है, ना कि द्वंद्व समास में। जैसे द्विरद, द्विरद का अर्थ क्या होता है, तो द्वि मतलब होता है 2 और रद मतलब होता है दांत, यानी द्विरद मतलब 2 दांत। तो किसके थे, गणेश के। यानी गणेश के। तो हम जानते हैं कि जब इस तरह के जो शब्द होते हैं कि 2 शब्द मिलकर और तीसरे अर्थ को उत्पन्न करते हैं, तो इसे हम बहुव्रीहि समास में मानते हैं। तो यहाँ पर हम इसे देख के बता सकते हैं कि जो द्वि
यानी संख्यावाचक, पहला पद हमारा संख्यावाचक है, लेकिन इसका जो पूरा प्रभाव है वो बहुव्रीहि समास की ओर जाता है, इसलिए इसे द्विगु समास में ना मानकर हम इसे बहुव्रीहि समास में मानते हैं। इसलिए सवाल हमारा पूछा जाता है कि कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो सही जवाब होगा द्विरद, क्योंकि यह बहुव्रीहि समास को इंडिकेट करता है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा 2 होगा। अगला सवाल है कि सत प्लस शास्त्र। अब यहाँ संधि की बात आती है दोस्तों कि सत प्लस शास्त्र का अर्थ मतलब सही रूप क्या होगा। तो जैसा कि कहा जाता है कि यदि प्रथम पद के अंत में त हो और दूसरा पद अगर तालब श हो, तो वैसी स्थिति में त जो है सो च हलंत स्वर रहित च और स जो है ये छ बन जाता है। संधि का जो हमारा फॉर्मूला है कि अगर पहले पद के अंत में त हलंत हो तो और दूसरे पद का में अगर तालब श हो तो त जो है वो स्वर रहित च बन जाता है और स जो है वो छ बन जाता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि हमारा सही जवाब क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं हम कि सक्षास्त्र, यानी उसके हिसाब से चले तो स के बाद स्वर रहित च और छ, ये हमें इसमें मिलता है, इसलिए सही जवाब हमारा हो जाएगा सक्षास्त्र, और सही ऑप्शन हमारा होगा नंबर 2। अगला सवाल है कि पवन का संधि विच्छेद कौन सा होगा। पवन, अब यहाँ हम देखेंगे कि पवन कैसे बनता है। तो हमारा व्यंजन संधि का फॉर्मूला नंबर है अयादी संधि का, क्षमा चाहूँगा कि स्वर वर्ण में अयादी संधि का ये फॉर्मूला है कि अगर ओ के बाद अगर दूसरा वर्ण कोई भी स्वर वर्ण हो तो ये दोनों मिलके अव बन जाते हैं। तो मान के चलिए ये शब्द है पवन, तो पवन में और न, तो पहले हम लोग प को लिख लेते हैं यहाँ और न को लिख लेते हैं। अब हमें देखना ये है ऐसा करते हैं हम लोग इसको, जैसे पो प्लस अन, तो ये ओ और ये अ, ये दोनों मिलके अव बन गए। अब जब अव बन गए तो इसमें से स्वर निकल गया, तो ये प हलंत हो गया, प्लस अव लिख दीजिए प्लस न लिख दीजिए। अब क्या होगा कि जब ये व्यंजन वर्ण है, इसके जो स्वर रहित है और यहाँ आप देख रहे हैं कि स्वर वर्ण है, तो ये इसमें जुड़ेगा, यानी ये प हो जाएगा, तब प्लस फिर यहाँ व बच गया तो व आएगा और न, यानी पवन। तो सही विकल्प हमारा पो प्लस अन का क्या हुआ, तो पवन। तो पवन का सही संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, इसलिए सही ऑप्शन हमारा 2 है। अगला सवाल है शेष महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि अलंकार में जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यानी एक ही वर्ण को बार बार दोहराया जाता है, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स है तालब, क्षमा चाहूँगा दंत स, तो स स स हर जगह स का उच्चारण किया जा रहा है, यानी स का आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए हमारा ये सही जवाब होगा अनुप्रास अलंकार। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2। अगला सवाल है कि दिए गए अर्थ के लिए कौन सा शब्द युग्म उचित होगा। यानी भोजन और समय, ये जो 2 शब्द हमें दिए गए हैं, तो इसके लिए नीचे में समान अर्थ वाला कौन सा युग्म होगा जो सही अर्थ को इंडिकेट करेगा, जिससे भोजन और समय पता चले। तो इसमें सही अर्थ हमारा है जमन और जमाना। जमन मतलब होता है जमना भोजन, और जमाना यानी समय काल, तो इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1। अगला सवाल है कि चीर और चीर का अर्थ क्या है। एक चीर का अर्थ होता है पुराना और दूसरे चीर का अर्थ होता है वस्त्र, यानी लंबा समय और वस्त्र, इसे हम चीर और चीर कह सकते हैं, इसलिए सही अर्थ हमारा हो जाएगा नंबर 1 लंबा समय और वस्त्र। सही ऑप्शन 1 होगा। अगला सवाल है वह गया हो वाक्य का काल क्या होगा। वह गया हो वाक्य का काल क्या है।
यानी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, वह गया हो शायद, यानी ये संभावना जताई जा रही है कि वह गया होगा या गया हो। हम तो जा ही रहे हैं लेकिन शायद हमसे पहले वो वहाँ गया हो, तो ये संभावना है, इसलिए ये संभाव्य वर्तमान काल इसे हम मानते हैं कि यह संभावना जताई जा रही है कि वह गया हो, इसलिए ये कौन सा काल होना चाहिए, तो ये संभाव्य वर्तमान काल होगा। इसलिए सही ऑप्शन हमारा है नंबर 1। अगला सवाल है कि यदि शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते, इस वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है। यानी आप गौर करेंगे कि अगर शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते, यानी बच्चे का पढ़ना शिक्षक के आने पर निर्भर करता है। तो शिक्षक आए किस हेतु, तो बच्चों को पढ़ाने हेतु, यानी ये वाक्य हमारा कहाँ जाएगा, तो हेतु हेतु मद भूतकाल में, क्योंकि शिक्षक आए नहीं हैं इसलिए वो भूतकाल में है। तो शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते, तो यानी हमारा बच्चों का पढ़ना शिक्षक के आने पर निर्भर करता है। तो शिक्षक आते किस हेतु से हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसलिए हमारा सही जवाब होगा हेतु हेतु मद भूतकाल। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों नंबर 4। अगला सवाल है कि वृक्ष से फल गिरा में कारक का भेद ज्ञात करें। यहाँ हम जानते हैं कि कारक चिन्हों में 2 बार हमें से शब्द का यानी कारक चिन्ह मिलता है। तो एक तो से हमारा करण कारक का चिन्ह है और दूसरा अपादान कारक का है। और अपादान कारक से जो से है उसका प्रयोग किसी चीज़ से किसी वस्तु का अलग होने के लिए किया जाता है, और पेड़ से जब ये फल गिरता है तो पेड़ से अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है, इसलिए ये हमारा अपादान कारक होगा। सही ऑप्शन होगा 4। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। यानी नदियों का जल स्वच्छ है, इसमें कौन सा कारक है, तो नदियों का जल, यानी ये आप हमें इसका संबंध बताना है, कारक बताना है कि नदियों का जल स्वच्छ है, इसमें पद के उचित कारक को पहचानना है। तो इसमें कारक है का, और का किस चीज़ का कारक चिन्ह है, तो संबंध कारक का। संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है का, के और की, ये 3 शब्द चिन्ह हैं उनके उसके, इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा नंबर 3। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ बताना है कि क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। यानी आज तेज बारिश होगी, तो ये तो है, अब उठ भी जाओ, तुम्हें कम बोलना चाहिए, वह धीरे धीरे चलता है, यानी इसमें ये क्रिया विशेषण नहीं है। यहाँ उठने का कोई भी काम किस तरीके से उठना है या कौन समय में उठना है इसके बारे में चर्चा नहीं है, इसलिए वो क्रिया विशेषण नहीं है। अगला, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है 2। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। अब इसमें हमें ये देखना है कि क्रिया विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, क्योंकि हाँ, हमें ये नहीं भटकना नहीं है कि हमें ये नहीं समझ लेना है कि क्रिया विशेषण शब्द को छांटना है, बल्कि ये सोचना है कि क्रिया विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। यानी पुस्तक, शायद, पहले, मीठा, इसमें हम देख सकते हैं तीनों किसी कार्य को बताते हैं, उसका गुण को बताते हैं। यानी पुस्तक ये हमारा सबसे अलग शब्द है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा पुस्तक। सही ऑप्शन है 1। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में है। यानी हमें यह बताना है कि कर्तृवाच्य में लिखा गया कौन सा वाक्य है, और कर्तृवाच्य में क्या होता है, तो उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो खाना बना दिया गया है, प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, मुझसे चला नहीं जाता, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये आप देखेंगे कि कर्ता का प्रधानता इसमें है कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी सही जवाब है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसलिए सही ऑप्शन होगा 4। अगला सवाल, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। जैसा कि हम लोग वाच्य के बारे में पहले भी जानकारी कुछ प्राप्त किए हैं, तो इसमें हमें बताना है कि भाववाच्य यानी इंसान से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस बारे में इस तरह की बातें भाववाच्य में की जाती हैं। तो इसमें हमें बताना है कि जो भाववाच्य में है, तो उससे धूप में चला नहीं जाता, मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है। तो यहाँ द्वारा शब्द जो है जैसे कर्म कारक में बदलता है, तो कर्म कारक में बदल देता है ये, इसलिए ये नहीं है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सीता ने खाना बनाया, इसमें उससे धूप में चला नहीं जाता, ये भावनाओं को दर्शा रहा है, यानी भाव को बता रहा है कि वह धूप में चलने में असमर्थ है, उससे चला नहीं जाता है। वो चल नहीं पाती है ये नहीं कहना है, वो चला नहीं, उससे चला नहीं जाता, इसलिए वो नहीं चलती है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा होगा नंबर 1। अगला सवाल है, कौन सी रचना का सही मिलान नहीं है।
यानी रचना का जो यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर रचना दिया हुआ है और इधर रचनाकार हैं, तो दोनों में कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो सही लेखक को नहीं दर्शा रहा है? तो रेखा चित्र प्रेम नारायण टंडन, ठीक है। रेखाएं और चित्र उपेंद्र नाथ अश्क, रेखा चित्र बनारसी दास चतुर्वेदी, और रेखा और रंग विष्णु प्रभाकर। ये आपका जो कॉलम है ये गलत है, ये सही नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2। अगला सवाल है कि जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह को हिंदी का भी पहला कहानी संग्रह माना जाता रहा है? यानी जयशंकर प्रसाद की कहानी में से ऐसा कौन सा लेख है जिसे हम मतलब हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, साहित्य की पहली कहानी मानते हैं? तो ऐसा रचना उनका है छाया, जिसका अंश हमने कविता के रूप में छाया मत छूना पढ़ा है। तो छाया इसका आंसर होगा, नंबर सही विकल्प है 2। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, यानी यहाँ हमें शुद्ध शब्द को छांटना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि महत्वाकांक्षा ये अशुद्ध तरीके से लिखा है, महात्म ये अशुद्ध तरीके से है, मुहूर्त नहीं होता, मुहूर्त होता है, इसलिए ये भी गलत है। यानी महात्म ये सही विकल्प हमारा है, इसलिए सही आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 4। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इसमें हमें अब ये देखना है कि सबसे शुद्ध रूप से वर्तनी का प्रयोग किस शब्द में किया गया है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये है हमारा, जिसे हम इस तरह लिखते हैं दोस्तों। उज्ज्वल को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, इसलिए सही हमारा जवाब हो जाएगा नंबर 4। तो इस तरह के सवाल हमारे हर वीडियोज़ में आपके लिए आते हैं और मैं बताता हूं कि इसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसके सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इन तरह की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोज़ के साथ, हमारे चैनल के साथ। और मैं बताता चलूँगा आपको कि हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस पर इस तरह के ढेर सारे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं जो आप मात्र 299 रुपये में हमारे चैनल से खरीद सकते हैं। और साथ ही आपको दिए जाते हैं ढेर सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर। तो हमारा मानना है दोस्तों कि ये प्रैक्टिस बुक, ये सवाल जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ये आपके परीक्षा फल में काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो बने रहिए इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ। हर रोज़ मैं हर दिन आपके लिए एक नया लेसन, एक नई वीडियोज़ के साथ आपके समक्ष आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।